वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस भी कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट 6। स्टूडेंट्स, पॉइंट 6 है हमारा एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमारी कंट्री में देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और यह इसी को पॉलिटिकल पार्टीज़ जब किसी भी देश के शासन व्यवस्था में काम करती है तो वहाँ एक पार्टी सिस्टम वर्ड भी यूज़ होता है जिसे दलीय व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो पार्टी सिस्टम का जो कल्चर है ये हमारी कंट्री में नया नहीं है, बहुत पुराना है। हमारी कंट्री में 1885 को एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एक तरीके से वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो एक इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर रही थी, पूरे इंडिया के लोगों की तरफ से वो लीड कर रही थी। तो एक तरह से उस समय उसे छाता संगठन भी कहा जाता था कांग्रेस को। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एक छाता के अंदर में अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं धूप या बारिश से, उसी तरह उस समय सभी अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय के लोग उस कांग्रेस रूपी छाता संगठन में आ गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कंट्री को लीड कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में उस समय एक पार्टी सिस्टम का कल्चर शुरू हुआ और फिर उसके बाद हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे देश में कॉमन इलेक्शंस कराए जाने थे। तो इस तरीके से वो कल्चर अब फिर धीरे धीरे और बढ़ता गया। फिर कॉमन इलेक्शन के टाइम पे महात्मा गांधी ने एक सुझाव दिया था कि अब हमें कांग्रेस का विघटन कर देना चाहिए और एक रिफ्रेश पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और कांग्रेस का विघटन नहीं किया गया। और जो फर्स्ट कॉमन इलेक्शन 1952 था, उस समय कांग्रेस को बहुत भारी विजय की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने देश का शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो उस समय हमारे कंट्री का पार्टी सिस्टम फिर धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ने लगा और पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में आने लगे और जो कभी पोजीशन और कभी अपोजिशन का रोल प्ले करने लगे और हमारे देश के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंट 6, किस तरीके से हमारी कंट्री में पार्टी सिस्टम ने इम्प्रूव किया डे बाय डे। अब हम लोग आएंगे पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7 है आपका द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस एंड कांग्रेस डोमिनेंस। द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस एंड कांग्रेस डोमिनेंस, यानी कि प्रथम 3 आम चुनाव और कांग्रेस का प्रभुत्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यस, हम लोग मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रभुत्व के दौर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और हम लोग ऑब्वियसली कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट में थोड़ा आप इस चीज़ को जान पाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का प्रभुत्व हमारे देश में रहा। तो यहाँ पे बात हो रही कि द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, यानी कि 3 जो आम चुनाव हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस लगातार हुए और उसमें किस तरीके से कांग्रेस ने लगातार विजय हासिल की और अपना प्रभुत्व बनाए रखा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि फ्रीडम फाइट में कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए कांग्रेस ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। क्योंकि हमारे देश को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी, उस वजह से इसका काफ़ी उन्हें फ़ायदा हुआ था और लगातार जो चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस को इसका बहुत लाभ मिल रहा था और लगातार कांग्रेस ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी इलेक्शंस जीत रही थी। तो सबसे पहले इलेक्शन जो हुए थे 1952 में, उसमें देखा गया कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और उस समय अशिक्षित लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनका एक्साइटमेंट कम नहीं था। वो बहुत एक्साइटेड थे इलेक्शंस को लेके और उन्होंने बहुत भारी मात्रा में वोट किए और आकर कांग्रेस को चुनाव जिताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर
57 में भी वही चीज़ हुई और फिर उसके बाद 1962 में भी कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन तीनों ही इलेक्शंस में ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल में भी कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल कर रही थी हमारी कंट्री में। लेकिन एक चीज़ और देखी गई कि हालांकि कांग्रेस को टोटल वोट्स के अकॉर्डिंग 50% भी वोट नहीं मिल रहे थे। जितने भी टोटल वोट्स होने थे उन टोटल वोट्स में 50% वोट्स भी नहीं मिल रहे थे। यानी उनकी इंडिपेंडेंट जो उनकी क्वालिटी थी वो ऐसी नहीं थी कि उन्हें बहुत अच्छे वोट्स मिल रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे कंट्री में जो मेथड थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीतेगा आएगा वही जीतेगा। तो चाहे वो कितना भी कम या वोट लेकर आ रहा हो, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपैरिजन में कांग्रेस उस समय ज़्यादा वोटों से लीड करती थी। इसलिए कांग्रेस लगातार सत्ता में आ रही थी और लगातार चुनाव जीत रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पॉइंट 7 में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लगातार 3 इलेक्शंस में कांग्रेस ने लगातार चुनाव जीते, यानी कि 15 साल करीबन वो लगातार उस समय सत्ता में बनी रही और लोगों के दिलों में राज करती रही। तो अब आइए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 8 हमारा बोल रहा है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, यानी केरल में कम्युनिस्टों की जीत। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया था। 1957 में केरल में कांग्रेस को हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। विधानसभा चुनाव यानी स्टेट असेंबलीज इलेक्शन में जो सीपीआई ने 126 में से 60 सीटें जीतकर एकमात्र बड़े दल के रूप में उभरी और 5 निर्दलीय उम्मीदवारों की सहायता लेकर उन्होंने EMS नंबूद्रीपाद जो पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1957 के टाइम की बात कर रहे हैं कि 1957 में स्टेट असेंबली इलेक्शन में केरल में कांग्रेस को हार का मजा चखना पड़ा था। क्योंकि वहाँ पे सीपीआई ने 126 में से 60 सीटें जीती थी और वह उन्होंने 5 सीट थोड़े निर्दलीय उम्मीदवारों के हेल्प से भी जीती और EMS नंबूद्रीपाद को कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई। वह बहुत नाराज हुए, कांग्रेस बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने असंवैधानिक तरीके से उस सत्ता को गिराने का पूरा कोशिश किया। आप कैसे देखिए, बोल रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया, चुनी हुई सरकार के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया और 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को संविधान के आर्टिकल 356 के तहत बर्खास्त कर दिया। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उस टाइम का। क्योंकि उन्होंने पहली बार मतलब संवैधानिक आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग किया था। कांग्रेस उस समय अपने 1957 में केरल में जो हार हुई थी उससे वो बहुत बुरी तरह तड़प गई और उन्होंने एक गलत फैसला लिया था 1959 में। उन्होंने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया और एक तरह से उस समय इसे संविधान का उल्लंघन माना जा रहा था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसे ही वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है। तो आप लोग पॉइंट 8 भी थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लिया है। तो आज हम लोगों ने पॉइंट 6, 7, 8 अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट 9 लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पॉइंट 8 तक अच्छे से बार वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस बना के आंसर्स बनाना शुरू कीजिए, अपने नोट्स रेडी कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।